गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले पुनर्स्थापन की विधियों के बारे में बात की थी कि पुनर्स्थापन होता कैसे है। उसके बाद में पुनर्स्थापन के उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमको इस प्रोसेस की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके गुण और अवगुण क्या हैं। तो पहले गुण देखते हैं। गुण किसके? पुनर्स्थापन के। यहाँ हमने नई नई प्रोसेस से, नई नई मेथड से नई किस्म का विकास किया है। इंडिया में हो या आउटर कंट्रीज में हो, तो यहाँ पर जो नई किस्में हैं, यहाँ पर जितनी भी नई किस्में हैं, ये नई किस्में या नई फसलें, नई किस्में या फिर नई फसल, नई फसलों को देश में लाया गया, देश में लाया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ हम नई नई फसलों को अपने देश के अंदर नहीं ला सकते थे। ये भी तो कह सकते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, राज्य से राज्य में, हाँ ये भी से कह सकते हैं कि जिस देश, अपने राजस्थान में जो चीज़ नहीं है उसको हम यूपी से मंगा लें, हरियाणा से मंगा लें, एमपी से मंगा लें, तो यहाँ इतना मायने नहीं रखता जितना अदर कंट्री से रखता है, क्योंकि यहाँ तो हम आपस में ही लोकल लेवल पर ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ इंटरनेशनल लेवल पर चेंज की जाती हैं, जो देश के द्वारा ही संभव है, हमारे द्वारा संभव नहीं है। तो यहाँ जितनी भी नई किस्में थी, नई फसलें थी, उनको बाहर से लाया गया, उनको देश में लाया गया, उनको पुनर्स्थापित किया गया। यहाँ इनकी जो बेहतर गुण थे, इनके जो बेहतर गुण थे, इन बेहतर गुणों को या तो संकरण के द्वारा, क्योंकि अगर हम देसी किस्मों के साथ कराते हैं विदेशी किस्मों का, तो इनको संकरण के द्वारा या फिर प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में देश में लाया गया, तो संकरण के द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से यहाँ इनको अपनी कंट्री के अंदर हम यहाँ पर लेकर के आए। इनके जो बेहतर गुण थे उनको जर्म प्लाज्म में सुरक्षित रखा या सुरक्षित कर लिया, सुरक्षित कर लिया, जिससे अपनी देसी किस्मों का जो जेनेटिक लेवल है, जो आनुवांशिक स्तर है, ये लेवल क्या हो जाए? सुधर जाए, जेनेटिक लेवल सुधर जाए। और सबसे लास्ट में यहाँ पर ये जो मेथड्स हैं, ये मेथड्स अन्य विधियों की तुलना में क्या है? आसान, आसान विधि है। क्यों है आसान विधि? अपना यहाँ हाथ पैर हिलाना नहीं पड़ रहा, लेकिन खर्चीली है। अदर कंट्री से जब हम कोई चीज़ मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर खर्चा होता है, लेकिन वैसे आसान विधि है। अब इसके अवगुण क्या हैं? इसके अगर अवगुणों की बात करें, आज अपने इंडिया में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, हम इतने जागरूक हो गए हैं कि बाहर से अगर कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो हम सवाल जवाब करना भी जानते हैं। जब ये कंडीशन हमारी नहीं थी तो उस वक्त हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, लेकिन आज सारे मानदंडों पर अगर कोई चीज़ खरी उतर रही है तो ही उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, अन्यथा तेरी माया तू ही संभाल। जिस देश से लेते हैं उसी देश को वापस कर देते हैं, अगर वो जो मानक मानदंड है उस पर नहीं खरी उतर रही है। तो किसी भी प्रकार की कोई बेकार चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन पहली जो पुरानी बातें थी, जो कब कैसे आई, यहाँ पर बहुत सारे पादप रोगों को लाया गया। पादप रोग, पादप रोग कौन से आए? आलू का पछेती अंगमारी रोग, आलू का पछेती अंगमारी रोग, अंगमारी रोग कहां से आया? यूरोप की देन है, यूरोप से।
इस रोग ने वेस्ट बंगाल में इतना कोहराम मचाया था कि शायद 85 या 82 के समथिंग की बात है। आलू के कारण वेस्ट बंगाल में महामारी फैल गई थी, क्योंकि वहाँ जो आलू की फसल थी जो बड़े लेवल पर वहाँ बोई जाती है, वहाँ ये आलू का अगेती अंगमारी रोग उसके अंदर हो गया था और वहाँ एक तरफ से पूरी की पूरी आलू की फसल बुरी तरह से सड़ गई और उसके सड़ने से ह्यूमंस पर भी वहाँ का प्रभाव हुआ। तो वहाँ इसने महामारी फैला दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं खरपतवार। खरपतवार में आर्जीमोन मैक्सिकाना, जिसको क्या बोलते हैं हम, पीली कटेली, पीली कटेली, आर्जीमोन मैक्सिकाना, गाजर घास, पार्थेनियम, पार्थेनियम, ये दोनों ही जो खरपतवार थी ये अपने देश के अंदर नहीं थी। ये कहां से आई? बाहर से। आर्जीमोन मैक्सिकाना ऑस्ट्रेलिया से, शायद कंफर्म नहीं कर सकती, ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी। तो ये दोनों की दोनों आर्जीमोन मैक्सिकाना के जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं? सरसों जैसे। यहाँ जो लोग इस तरह के धंधे करते हैं तेल वगैरह के, जो गलत काम करते हैं, वो क्या करते हैं, अगर आर्जीमोन मैक्सिकाना के बीजों को सरसों के तेल में मिला दिया जाए तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करती हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में बीज निकलते हैं इनकी, तो पीले रंग की होती हैं। पीली कटेली देखी होगी आप लोगों ने। अब जहाँ तक है वहाँ तक खत्म होती जा रही है इसकी जो जीन्स हैं, वो क्या कहें, स्पीसीज। तो यहाँ इसके जो बीज इतने खतरनाक होते हैं, अगर गलती से भी वो तेल के साथ में पिलाई हो जाए उनकी और तेल में वो आ जाए, तो अगर उसका लगातार सेवन कर लिया जाए कुछ समय के लिए तो नर्वस सिस्टम को खराब कर देते हैं, लकवा जैसी कंडीशन हो जाती है। गाजर घास, जिससे एलर्जी होती है पार्थेनियम से, इसके जो पुष्प होते हैं और इसके पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन से यहाँ पर एलर्जी होती है। तो ये भी क्या है? विदेशों की देन है। कुछ एफिड्स, नाशक जीव, नाशक जीव जैसे आलू का ट्यूमर मोथ, आलू का ट्यूबर मोथ इटली की देन है, इटली से आया। आलू का ट्यूबर मोथ इटली से आया। बुली एफिड, बुली एफिड सेब के साथ, सेब के साथ, सेब की किस्म मंगाई थी, कहां से आया? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से आया। ऐसे ही एक उसमें नींबू के अंदर पाया जाता है फ्लोरिड स्केल रोग, नींबू में, नींबू में फ्लोरिड स्केल रोग, ये भी शायद ऑस्ट्रेलिया से आया था। तो ये वो चीज है जो बाहर से हमें दी गई हैं, जो हमारी यहाँ पर हमने सामग्री मंगाई थी, यहाँ पर जो बाहर से आयात हमने जो किए थे, उस आयात के साथ में ये सारी चीजें अपने इंडिया में आई हैं। और यहाँ पर आलू के ट्यूबर मोथ ने भी आलू की फसल को भयंकर तरीके से खराब किया था। ऐसे ही बुली एफिड सेब ने जो एफिड थी यहाँ पर सेब की जो प्रोडक्शन था उसको बिल्कुल क्या कर दिया? घटा दिया। इतनी भयंकर तरीके से यहाँ पर सेब को नुकसान किया था। तो ये बाहर से आकर यहाँ इंडिया में आज क्या है? परमानेंट जम के बैठे हैं, इनको भगा भी नहीं सकते। तो यहाँ पर फायदे अगर किसी चीज के हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे, और नुकसान कब होंगे? जब हम खुद जागरूक नहीं होंगे। तो ये उस वक्त की कंडीशन है जब हम इन चीजों के बारे में एक तो ज्यादा नहीं जानते थे, और दूसरी जब तक आजाद थे ही नहीं तो वहाँ हमारे हाथ में कुछ था भी नहीं। सारा किसके हाथ में? गोरों के हाथ में, अंग्रेजों के में। तो उनको इस चीज से क्या फर्क पड़ता था कि कोई यहाँ पर कोई बीमारी आ रही है या नहीं आ रही है तो ठीक है, उनके देश में कौन सी हो रही है, और वहां से वो लेके भी आए कुछ को जबरदस्ती। नेक्स्ट बात करते हैं हम, भारत में पुर स्थापन के केंद्र कौन कौन से हैं?
भारत में पुरस्थापन केंद्र। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा आता है? NBPGR। NBPGR कहाँ? दिल्ली में। इसका कार्य क्या है? NBPGR का अगर हम कार्य देखें तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है जो भी देसी और विदेशी जो भी फसलें हैं, देसी और विदेशी जो भी किस्म हैं, इनका किस्मों का अन्वेषण करना, किस्मों का अन्वेषण करना, उनके बारे में जानना, संचयन करना, संचय करना, इनको एकत्रित करना, अन्वेषण भी करना, उनके बारे में डिटेल स्टडी करना, उनके बारे में जानना, संग्रह करना, संरक्षण करना, संरक्षण, सूचीबद्ध करना, कौन सी बाहर से मंगाई गई है, कौन सी बाहर भेजी गई है, सूचीबद्ध करना। सभी कार्य किसके हैं? NBPGR के हैं। मतलब क्या रहा? मतलब ये है कि जितनी भी आने का, जाने का, उनके संग्रह का, उनसे वो किस प्रकार की हैं, इन सभी चीजों की डिटेल स्टडी करना, उनके बारे में सारी प्रकार की जानकारी रखना, किसका कार्य है? NBPGR का कार्य है। ये इनके जीन प्रारूप को सुरक्षित रखती है। जो भी यहाँ पर फसल हैं उनके जीन प्रारूप को सुरक्षित रखती है। जो भी हमने नई फसल मंगाई है उनका गुणन करना और उनका वितरण करना, ये सारे कार्य भी किसके हैं? NBPGR के। इसके अलावा क्या यही एक केंद्र है इंडिया के अंदर? और भी हैं, अन्य केंद्र भी हैं। कौन कौन से? इनके जो सहायक केंद्र हैं वो हैं वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? देहरादून में। कार्य क्या होता है? जो वन्य पादप हैं या वन पादप, जो वन क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पादप हैं, इन पादपों को, वन पादपों को पुनर्स्थापन करना, वन पादपों का पुनर्स्थापन करना। क्योंकि ह्यूमंस ने क्या किया है? काट दिया है वृक्षों को। जो यहाँ पर कंजर्वेटिव एरिया हैं, जो सुरक्षित एरिया हैं, जो गवर्नमेंट के हैं, वहां भी उनकी जाकर कटाई कर दी है। तो यहाँ ऐसे जो क्षेत्र हैं उनमें उन प्लांट्स को वापस से लाना, उनको लगाना, उनकी सुरक्षा करना का कार्य किसका है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, यह है कोलकाता में। जितने भी औषधीय पादप हैं, जितने भी औषधीय पादप हैं, इन औषधीय पादपों का पुनर्स्थापन, इनकी जानकारी सभी किसकी जिम्मेदारी है? सभी किसकी जिम्मेदारी है? भारतीय वन सर्वेक्षण जो कोलकाता में प्रेजेंट है, इसकी यहाँ की जिम्मेदारी है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा। चावल से संबंधित जो भी कार्य वो कहाँ किया जाता है? चाहे चावल का पुनर्स्थापन है, चाहे चावल की नई किस्मों के बारे में जानकारी है, या उसका गुणन है, उसका वितरण है, जो भी चावल से संबंधित जानकारी है वो किस में की जाती है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक।
कहाँ, उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट, गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। तो यहाँ पर गन्ना से संबंधित कार्य किए जाते हैं, गन्ना की नई किस्मों को बनाना, क्योंकि गन्ना का क्या होता है, कायिक जन्म होता है, इसकी कटिंग हो जाती है छोटी छोटी। तो यहाँ पर गन्ना से संबंधित चाहे गन्ना के पुनर्स्थापन की बातें हैं, चाहे इसकी नई किस्मों की बातें हैं, सेम वही वो सारी प्रोसेस कहाँ पर होती है, गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर के अंदर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर उपस्थित है, शिमला में। तो यहाँ आलू से संबंधित जो भी कार्य होते हैं पुनर्स्थापन के किसी के भी, वो कहाँ होते हैं, शिमला में होते हैं। इनके अलावा और भी छोटे मोटे हैं जो प्रत्येक राज्य में यहाँ से लाने ले जाने के कार्यों को संपन्न करवाते हैं, इनकी हेल्प करवाते हैं गुणन में, वितरण में। जैसे राजस्थान के अंदर है, राजस्थान में क्या है, अब बाहर से कोई स्पीसीज मंगानी है, बाहर का मतलब फॉरेन से नहीं, फॉरेन से लाने ले जाने का कार्य तो क्या कौन करेगा, NPVGR, इसका कार्य है वो साथ। तो फॉरेन से क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ से कोई चीज को उठाना है, उसका गुणन करवाना है, राजस्थान में वितरण करना है, तो उससे संबंधित जैसे अपने राजस्थान में भी होंगी, अन्य राज्यों में भी होंगी, तो वो छोटी छोटी फिर यूनिट्स हर राज्य के अंदर यहाँ पर इनकी हेल्प के लिए पाई जाती हैं। यहाँ ये मेजर यूनिट्स हैं, यहाँ पर फिर छोटी छोटी माइनर यूनिट्स पाई जाती हैं। आपने मेथड्स पढ़े थे पर परागण के और स्वयं परागण में, कौन कौन सी मेथड से नई किस्मों का विकास किया जाता है। इसी प्रकार से एक और नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है चयन, चयन सिलेक्शन। चयन से क्या मतलब है, यहां चयन से मतलब है कि जो फसलें हैं, फसलों में सुधार करना, फसलों में सुधार। तो फसलों में सुधार किसके द्वारा, सिलेक्शन के द्वारा, बेस्ट प्लांट को सेलेक्ट करके, बेस्ट प्लांट का संकरण करा करके। वो अब यहाँ पर इस चीज को नहीं देखेंगे कि पर परागण करा रहे हैं या स्वयं परागण करा रहे हैं, उस चीज से मतलब नहीं है, हमको तो बेस्ट सेलेक्ट करना है, बेस्ट का चयन करना है। और बेस्ट का चयन किसके लिए करना है, कि हमारे पास में जो फसल हैं उन फसलों में सुधार के लिए। तो इसमें दो प्रकार से होता है चयन की जो प्रक्रिया है, वो चयन की प्रक्रिया कैसे होती है, दो प्रकार से। दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है प्राकृतिक, प्राकृतिक चयन, और दूसरा है कृत्रिम चयन, दूसरा कृत्रिम चयन। ये प्रकृति के द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा। और प्रकृति के द्वारा अगर कोई कार्य होता है तो वो कैसा होता है, धीमी गति से, धीमी गति से, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि हमें धीमे तो चलना ही नहीं है, हम तो फास्ट चलेंगे। तो यहाँ पर ये तो हमारे लिए यूजफुल ही नहीं है। यूजफुल कौन सा है, कृत्रिम चयन। यहाँ पर जो कृत्रिम चयन कराया जाता है, ये कृत्रिम चयन 4 विधियों के द्वारा कराया जाता है। 4 विधि कौन कौन सी हैं, शुद्ध वंशक्रम चयन, शुद्ध वंशक्रम चयन। सेकंड, संयति चयन, संयति चयन। थर्ड, संतति चयन, संतति चयन। एंड फोर्थ, क्लोनीय चयन, क्लोनीय चयन। तो यहाँ पर 4 प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चयन कराए जाते हैं।
फर्स्ट बात करते हैं हम शुद्ध वंशक्रम चयन की। शुद्ध वंशक्रम चयन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो हम शुद्ध वंशक्रम का चयन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? तो यहाँ जिन पादपों का चयन करना है, जिन पादपों का चयन करते हैं, पादपों का चयन करते हैं, वो कैसे होते हैं? प्योर, शुद्ध होते हैं किसी भी लक्षण के लिए, या हम अधिकतर एक लक्षण को लेकर के चयन करते हैं तो वो कैसे होते हैं? प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं। और ये प्योरिटी के आधार पर ही हम क्या करते हैं? आगे का चयन करते हैं, या पर कहें कि आगे की प्रोसेस को लेके चलते हैं। जिन पादपों का चयन करते हैं वो कैसे होते हैं? शुद्ध वंशक्रम वाले पादप होते हैं। लंबाई के लिए शुद्ध होंगे, अपने किसी और गुण के लिए, पुष्पों के रंग के लिए शुद्ध होंगे। तो यहाँ पर ये कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं, होमोजाइगस होते हैं, हेटेरोजाइगस नहीं होते। तो यहाँ पर शुद्ध पादपों का चयन करते हैं। तो यहाँ चयन का मेथड क्या होता है, विधि को देखते हैं। इस विधि में लगभग 8 साल का टाइम लगता है, कम भी लग जाता है। तो यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ जो पुरानी और देसी किस्में होती हैं, यहाँ पर जो पुरानी और देसी किस्में होती हैं, इनके अंदर हम यहाँ पर संकरण कराते हैं, इनको चूज करते हैं। संकरण स्वतः होता है, यहाँ पर इनको सेलेक्ट किया जाता है, सेल्फ या क्रॉस हो या सेल्फ हो, एनिमल किसी भी प्रकार का हो, रैंडम होता है, फ्री होती हैं यहाँ। तो यहाँ इनके अंदर ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है और एट लास्ट यहाँ पर 200 से 300 कई वर्ष का टाइम लगता है इनको आपस में क्रॉस कराकर बार बार यहाँ पर कई वर्ष में जाके 200 लास्ट में हम जो लास्ट स्टेप लेते हैं वो 200 से 300 पादपों को सिलेक्ट करते हैं, पादपों का चयन करते हैं। ये पादप कैसे होते हैं? शुद्ध। यहाँ जो पादप लिए हैं, यहाँ बेस्ट पादपों का चयन किया है हमने। जो बीज यहाँ पर लिए हैं, ये बीज कैसे होंगे? यहाँ पर इन पादपों के शुद्ध होंगे। अब क्या करेंगे कि इन पादपों के बीजों को अलग अलग एकत्रित कर लेंगे, बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं, अलग अलग एकत्रित। यहां तक कि कोई वो नहीं है, इससे आगे चलते हैं फर्स्ट साल में। अब क्या करते हैं? प्रथम वर्ष अलग अलग जो बीज लिए 25 से 50 बीज एक पादप के प्रयुक्त करते हैं और क्या करेंगे? अलग अलग क्यारियों में बोएंगे, अलग अलग क्यारियों में बोते हैं। अलग अलग क्यारियों में बो देंगे। एक पादप के मैक्सिमम 50, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 50 बीज को लेंगे। मतलब एक क्यारी में मिनिमम कितने बीज हो सकते हैं? 25 एक प्लांट के, और अधिकतम 50 बीज। तो अलग अलग जितने भी हमने यहाँ पे 2 से 3 से जितने भी लिए हैं, तो यहाँ इतने क्यारियों बना करके यहाँ इनको हम बो देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ जो पादपों का जो चयन किया जाएगा, यहाँ इनका तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर इनका तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। तुलनात्मक विश्लेषण कैसे होगा? यहाँ इनका तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। तुलनात्मक विश्लेषण किया कैसे जाता है? पादपों की संख्या क्या है, इनके बीजों की संख्या क्या है, इनके परिपक्वन की अवधि क्या है, इनके पुष्प कितने समय में खिल जाते हैं और कितनी संख्या में खिल जाते हैं। तो यहाँ विभिन्न चीजों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद में यहाँ क्या करते हैं कि वांछित गुणों के आधार पर पादपों का चयन कर लेते हैं। वांछित गुणों के आधार पर यहाँ क्या हो जाता है? चयन। वांछित गुणों के आधार पर यहाँ चयन कर लिया जाता है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर बीज थे, पौधे थे, उन पौधों को अलग कर लेते हैं। सेकंड टाइम क्या करते हैं? सेकंड वर्ष क्या करते हैं? इनके बीजों को यहाँ पर वापस बो देते हैं। यहाँ ये बीज यहाँ हमने एक जगह इकट्ठा किया है, बीजों को बो देते हैं और बोने के बाद में
यहाँ पर जितने भी रोगग्रस्त हैं, क्षतिग्रस्त हैं, कमजोर हैं, ऐसे प्लांट को निकाल देते हैं। रोगग्रस्त, कमजोर, कम पैदावार वाले, इनको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब यहाँ पर जो बेस्ट प्लांट थे, उन बेस्ट प्लांट का चयन करते हैं, उनके बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं, बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं। यही प्रोसेस आगे अपनाते हैं, कहां से, थर्ड से लेकर के 5th ईयर तक, 5th या 6th ईयर तक, यही प्रोसेस 5th या 6th ईयर तक अपनाते हैं और एट लास्ट यहां पर यही दोहराते हैं। और लास्ट में जो बेस्ट होता है, बेस्ट का यहाँ पर चयन होता है, बेस्ट का यहाँ चयन होता है। और जिस बेस्ट का चयन होता है वो क्या होती है, नई किस्म। जिस बेस्ट का यहाँ चयन किया जाता है वो चयन होकर के वो क्या होती है, यहाँ पर नई किस्म होती है। तो ये विधि कहाँ दोहराई जाती है, दोहराते तो यही है, ये तो एक जगह हो रही है, ये अलग अलग परीक्षण केंद्रों पर होती है। ये प्रोसेस अलग अलग परीक्षण केंद्रों पर होती है। ये प्रोसेस फिर अलग अलग परीक्षण केंद्रों पर होती है। यहाँ अलग अलग परीक्षण केंद्रों पर उसके विभिन्न टेस्ट किए जाते हैं, उसके पैदावार टेस्ट किया जाता है, यील्ड ट्रायल किया जाता है, उसका तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है, उसके यहाँ पर विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं। और टेस्ट होने के बाद में अब जो बेस्ट है उसका चयन होगा, और चयन होने के बाद में उसको क्या हो जाएगा, उसको नई किस्म का नाम दे दिया जाएगा। तो लगभग 6 साल का टाइम तो यहाँ लगता है और लगभग 2 साल का यहाँ लगता है। यहाँ लगभग 8 साल का टाइम एक यहाँ किस्म को निर्माण करने में लगता है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं गुण अवगुण। ओके।